I'm Tanya Singh. I'm a third year MBBS student from GR Medical College, ग्वालियर। तो नीट के एग्जाम में बहुत ही कम दिन बचे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे इन बचे हुए 10 दिन को आपको सही तरीके से यूटिलाइज करना है और मैंने कैसे किया था, मेरा क्या पर्सनल एक्सपीरियंस था। हर एक चीज़ को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको पता होगा कि लास्ट के डेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सिलेक्शन के लिए और सही डायरेक्शन में पढ़ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आज इस वीडियो में हम हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। मॉक टेस्ट की एनालिसिस कैसे करनी है, सब्जेक्ट वाइज अप्रोच क्या रखनी है, टाइम टेबल क्या होना चाहिए आपका इस लास्ट डेज में, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो मैं पहले थोड़ा आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मैं ना तो कोई एम्स की स्टूडेंट हूँ, ना ही नीट की टॉपर, पर मैं एक हार्ड वर्किंग लड़की थी जिसकी वजह से मैं अपना लगभग 600 के करीब स्कोर लेके आ पाई और एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही हूँ। तो यार ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे ही कर पाएंगे नीट क्रैक, सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे ही डॉक्टर बन पाएंगे, हम जैसे हार्ड वर्किंग बच्चे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको इस टाइम पर करनी है वो है एक फिक्स्ड शेड्यूल बनाना। इन आखिरी के 10 दिनों के लिए आपको एक फिक्स्ड शेड्यूल बनाना है। अब ये शेड्यूल या टाइम टेबल कैसा होना चाहिए दी, तो देखो ये जो टाइम टेबल होना चाहिए ना, कि टाइम टेबल में जो आपके इफेक्टिव स्टडीज आवर्स होना वो 12 घंटे होने चाहिए मिनिमम। इससे ज़्यादा हो सकते हैं बट इससे कम नहीं। लास्ट के डेज में तो इससे कम बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको मिनिमम 12 घंटे इस टाइम पर पढ़ना ही पड़ेगा अपना सिलेक्शन इंश्योर कराने के लिए। और इस टाइम पे आपको सिर्फ सेल्फ स्टडी करना है। अगर आप कोचिंग वगैरह जा रहे हो तो जाना छोड़ दो, क्योंकि इस टाइम पे सिर्फ आपको सेल्फ स्टडी की जरूरत है। सेल्फ स्टडी से ही आपका स्कोर बूस्ट होगा। इस टाइम पर आपको कोचिंग में जितना सीखना था, जितना पढ़ना था, वो आप सीख चुके हैं। अब वो टाइम जा चुका है। अब आपको सिर्फ सेल्फ स्टडी पर फोकस करना है। मैं आपको अपना बताती हूँ। तो जब मैं प्रिपेयर कर रही थी तो लास्ट के 1-2 महीने में मुझे जो मेरे कोचिंग के एडी सर थे वो क्या करते थे कि बच्चों को वहीं पर कोचिंग में सेल्फ स्टडी करवाते थे। एंड उस टाइम पर क्या था कि ठंड का मौसम था एंड मैं कोल्ड सेंसिटिव थी, तो मुझसे नहीं हो पाता था। और बाकी आने जाने में भी टाइम वेस्ट होता था, 1 घंटा अप्रॉक्स वेस्ट हो जाता था, तैयार होने में टाइम वेस्ट होता था। मतलब मेरे कोचिंग में जितने भी अच्छे बच्चे थे, मतलब जितने भी टॉपर्स थे, वो सब वहाँ पर बैठ के पढ़ रहे होते थे। लेकिन मैं भेड़ चाल में नहीं चलती थी कि यार वो गए हैं तो मुझे भी जाके वहीं पर पढ़ना है, भले ही वहाँ बैठ के मेरा टाइम वेस्ट क्यों ना हो रहा हो। मैं अपने घर में बैठ के पढ़ती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं वहाँ जाऊँगी और मतलब मुझसे सहन नहीं होगा, मैं कोल्ड सेंसिटिव हूँ, मैं बीमार भी पड़ जाऊँगी और मेरा टाइम वेस्ट भी होगा आने जाने में। मेरे इवन जो एडी सर थे उन्हें भी डर लगता था कि घर पे पढ़ रही होगी ये बच्ची अच्छे से या नहीं पढ़ रही होगी या टाइम वेस्ट कर रही होगी। बट देखिए पढ़ना आपको खुद ही है, चाहे आप कोचिंग में बैठ के पढ़ें या आप घर पर बैठ के पढ़ें। तो भेड़ चाल में मत चलना, जो सूट करता है आपको आप वैसे करो। अगर आपका मन कोचिंग में बैठ के पढ़ने में लगता है तो आप वहाँ पढ़ो। अगर आपको घर में शांति में का माहौल मिल रहा है और आपको शांति में पढ़ना है तो आप घर में बैठ के पढ़िए। मैंने घर में बैठ के पढ़ा था, मेरा सिलेक्शन हुआ है। मैं भेड़ चाल में बिल्कुल नहीं चली। तो डोंट बी फिकल माइंडेड, ठीक है। आपको जो चीज़ सूट करिए इस टाइम पे वो करो। ये नहीं देखो कि अरे ये मेरी कोचिंग का टॉपर ही वहाँ पे बैठ के पढ़ता है तो मैं भी वहीं बैठ के पढ़ूंगा, मैं भी वहीं टाइम वेस्ट करूंगा। नहीं, जो खुद को सूट कर रहा है वो करो आप। तो अभी लास्ट के डेज में आपको खुद पर वर्क करना है, आपको अपने वीक टॉपिक्स पर वर्क करना है। तो इसके लिए आपको कम से कम 10 से 12 घंटे की सेल्फ स्टडी तो लगेगी। तो आपको इतना तो करना ही है। इस टाइम पर आपको पढ़ाई के अलावा यार कुछ भी नहीं करना है। बस 10 दिन बचे हैं, अब तो सिर्फ पढ़ाई पर फोकस कर लो, सिर्फ 10 दिन। एंड बिलीव मी, ये 10 दिन आपको ना उस जो मार्जिन होती है ना सिलेक्शन के, जो कट ऑफ होता है ना, कट ऑफ के इस पार और उस पार का डिफरेंस हो जाएगा। बहुत से बच्चे तो 20-30 नंबर से रुक जाते हैं ना, वो इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि लास्ट टाइम पर उनका रिवीजन ढंग से नहीं हो पाता। ओके, सो आपके साथ ऐसा ना हो। और एक सजेशन मैं आपको और देना चाहूँगी कि ये जो लास्ट के डेज है, इन डेज में आप थोड़ा लाइट खाएं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, अगर हम थोड़ा हैवी या फिर ऑयली खा लेते हैं तो हमें नींद बहुत आती है। एंड नींद आती है तो फिर हमारा रिदम टूटता है। और अगर हम ना रेजिस्ट भी करते हैं ना कि यार नहीं सोना पढ़ना है, तो भी पढ़ाई इफेक्टिव नहीं हो पाती है। तो इसलिए आप लाइट खाइए जिससे आपको नींद ना आए और आप इफेक्टिवली अपनी पढ़ाई कर पाओ। मैं आपको अपना बता देती हूँ। तो मेरा दिन स्टार्ट होता था सुबह के 4 बजे और मैं रात को 10 बजे सोती थी। और इस पूरे टाइम के बीच में मैं सिर्फ पढ़ती थी। पढ़ना, सोना, खाना, इसके अलावा मेरा और कोई काम नहीं रहता था। और ऐसा ही आपको करना है। सुबह उठने से लेके रात के सोने तक पढ़ना, खाना, सोना, इन तीनों चीज़ों के अलावा आपको किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देना, कुछ नहीं करना है इन 10 दिनों के लिए। तो इन 10 दिनों के लिए आपको बहुत फोकस्ड होकर पढ़ना है। और फोकस ऐसा हो कि आपके और आपके सपनों के बीच में और कोई ना आए, ऐसा फोकस होना चाहिए आपका। तो अभी जो लास्ट के 10-12 दिन बचे हैं ना, इसमें आपको मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं बताती हूँ मैं क्या करती थी। तो मेरी कोचिंग में जो भी टेस्ट शेड्यूल रहते थे मैं वो दिया करती थी। उसके अलावा कोई भी मैं एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट नहीं देती थी। जो कोचिंग में शेड्यूल रहते थे उसी शेड्यूल के बेसिस पे मैं मॉक टेस्ट देती रहती थी। एंड मैंने नीट के एग्जाम के 5-7 दिन पहले मॉक टेस्ट देना बंद कर दिया था। क्योंकि क्या होता है ना, आपको जितनी भी मॉक टेस्ट से एनालिसिस करनी होती है, जितने भी आपको आपके वीक टॉपिक्स का पता लगाना होता है, आप वो लगा लेते हो पता, ठीक है। मतलब 1 हफ्ते पहले तक आपने इतने मॉक टेस्ट दे दिए होंगे कि आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि आपका वीक टॉपिक कौन सा है, आपको किस पे वर्क करना है। और लास्ट के दिनों में मॉक टेस्ट से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करो, अपने वीक टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो है मॉक टेस्ट की एनालिसिस। आप मॉक टेस्ट की एनालिसिस करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, कहाँ पर आपके नंबर कट रहे हैं, आपका कौन सा टॉपिक वीक है, और उसी वीक टॉपिक को आप इंप्रूव करोगे तब आपका स्कोर बूस्ट होगा। और आपको ना डीप एनालिसिस करनी है, आपको सिंपल एनालिसिस नहीं करनी है, आपको डीप एनालिसिस करनी है कि ये जो मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है ये क्यों गलत हुआ है, इसमें मैंने सिली मिस्टेक की है या फिर कंसेप्चुअल मिस्टेक थी या फिर मैंने पढ़ा ही नहीं था ये टॉपिक, किस वजह से मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है। आपको ऐसे एनालिसिस करना है।
अगर आप इस टाइम पर फिगर आउट कर लोगे ना कि आपका ये टॉपिक वीक है और उस पर आप वर्क कर लोगे, देन पक्का अगर नीट में क्वेश्चन आया उस टॉपिक से तो आप सही करके आओगे। एंड ये बहुत मैटर करता है। तो इस टाइम पर आपको रोज 2 से 5 बजे के बीच में जो आपके पेपर का टाइम है, आपको मॉक टेस्ट देना है। अब हम सब्जेक्ट वाइज अप्रोच की बात करते हैं कि आपको इन आखिरी के 10 दिनों में सब्जेक्ट्स को कैसे अप्रोच करना है। तो हम बायो की बात करते हैं। तो बायो में तो इस टाइम पर आपको सिर्फ एनसीईआरटी ही रिवाइज करनी है। एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज करें, अच्छे से रिवाइज करें। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आपकी टिप्स पर होनी चाहिए। उसमें से कोई भी क्वेश्चन बने तो आप अच्छे से करके आ पाओ। एंड आपको एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका मैंने हर वीडियो में बताया है कि आप जब कोई भी एनसीईआरटी का पैरा पढ़ो ना, तो उस पर ना उसकी लाइंस पर रुको और सोचो कि क्या यहाँ से एग्जामिनर कुछ क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। किसी भी टाइप का क्वेश्चन, चाहे वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, असर्शन रीजन में पूछ ले, किसी भी टाइप से पूछ ले। इस टाइप से आप पढ़ोगे ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी एनसीईआरटी आपकी टिप्स पर हो जाएगी और कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा आप उसे सही करके आओगे। ओके, तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी का रिवीजन करना है और पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं बायो में। एंड एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस जो आपके पास होंगे वो आपको लगाने हैं इस टाइम पर। बस आपको बायो में इतना करना है और आपको रोज का टारगेट रखना है। तो रोज का टारगेट ये रखना कि अब इन बचे हुए दिन में मुझे रोज एनसीईआरटी के 5-6 चैप्टर्स करने हैं। ठीक है, 5-6 चैप्टर्स रिवाइज करने हैं, ये आपका डेली टारगेट होना चाहिए। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, हम स्टार्ट करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, क्योंकि मोस्टली बच्चे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही डरते हैं और मेरा भी पर्सनली ये सबसे मोस्ट हेटेड सब्जेक्ट था, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बायो की तरह होती है, तो आपको इसमें एनसीईआरटी पढ़नी है। मैंने आपको बताया था कि आप नोट्स बना के रखें। अगर आपने बना के रखे हैं वो नोट्स, तो अब बस आपको इस टाइम पे उन्हीं नोट्स को रिवाइज करना है एंड पीवाईक्यू सॉल्व करना है। इससे आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगी। ठीक है, एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो नेम रिएक्शंस ही आते हैं। ठीक है, और अगर आपकी नेम रिएक्शंस है और जीओसी, एंड जीओसी भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, पूरा बेस जीओसी से ही रहता है और वेटेज भी जीओसी का ज़्यादा रहता है। तो जीओसी और नेम रिएक्शंस ही आपको करनी है। अगर आपके ये हो चुके हैं ना नेम रिएक्शंस, अगर आपने अच्छे से कर लिए हैं तो इस टाइम पर आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं ऑर्गेनिक की। ओके, एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। और रही बात फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री आपको पता है मोस्टली फॉर्मुला बेस्ड चलती है, फिजिक्स की तरह होती है। तो इस टाइम पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं। एंड आपको ना फिजिकल केमिस्ट्री में एक चीज़ है कि आपकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में ना फिजिक्स से भी ज़्यादा कैलकुलेशन की नीड होती है। ओके, तो इस टाइम पर आप कोशिश करें कि आप अपनी कैलकुलेटेड स्पीड को बढ़ाएं। ठीक है, कैलकुलेटर का यूज़ ना करें, खुद सॉल्व करें क्वेश्चंस। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना भूल रही हूँ, आप इस टाइम पर अगर आपने फॉर्मुला कॉपी बना रखी है ना केमिस्ट्री की, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं बनाई है देन 1-2 घंटे बैठ के पूरे फॉर्मुले जितने भी 11th और 12th की केमिस्ट्री में है कुल मिला के वो सारे एक कॉपी में लिख लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इन्हें रोज रिवाइज करो, रोज डेली। जब आप ना नीट के पेपर देने जाओगे ना, सुबह उठोगे और पेपर 2 बजे होगा, तब आप ना ये हर चैप्टर नहीं पढ़ पाओगे ना केमिस्ट्री का, तो आप यही करोगे। मैं भी यही करके गई थी, मैं सिर्फ फॉर्मुलाज रिवाइज करके गई थी। तो एक फॉर्मुला कॉपी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं फिजिक्स पर। फिजिक्स पर बच्चों को बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है। अगर आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपसे इतना ही बोलूँगी कि जितने भी हाई वेटेज चैप्टर्स हैं एटलीस्ट उनको अच्छे से कर लो और उनके पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से सॉल्व कर लो, उनको बार बार रिपीटेडली सॉल्व कर लो। ठीक है, इन पीवाईक्यूज को अच्छे से कर लोगे ना तो 120-130 तक का स्कोर हो जाएगा आपसे। हाँ, एंड जो कुछ इजी चैप्टर्स हैं लाइक सेमीकंडक्टर्स, मॉडर्न फिजिक्स, ये सब अच्छे से कर लो, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आया ना तो बहुत आसानी से हो जाएगा आपसे। एंड ना एक चीज़ और बोलूँगी कि प्लीज़ चैप्टर्स छोड़ो मत, क्योंकि ना बहुत बार होता है कि बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन आ जाते हैं इस चैप्टर से, जैसे EM वेव्स है ना, बहुत ईजी चीज़ें आ जाती है उससे। तो मतलब छोड़ना नहीं है कुछ भी, एटलीस्ट गो थ्रू होकर चले जाओ चैप्टर से। हाँ, so that's all for today's video. All the best, keep studying.